तो स्टूडेंट्स आपका जो 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं आइए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी होती है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। जैसे सपोज करिए आप किसी भी क्वाइन को टॉस करते हैं। क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यानी यहाँ पर आपका हेड या टेल, टोटल दो पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो यहाँ पर 50% चांस है किसके आने के, हेड आने के। और टेल आने के भी कितने चांसेस हैं, 50% चांसेस है। तो इसी को हम बोलते हैं चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मीन्स एक फेवरेबल आउटकम होगा आपका दोनों में से, तो 1/2 हो जाएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक आपका फेवरेबल आउटकम होगा। टोटल आपके कितने आउटकम होंगे, दो होंगे। टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है उस चीज को सबसे पहले, देन हम लोग यहाँ पर करेंगे आगे क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया, उस एग्जाम्पल में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड हमारा फेवरेबल हो जाएगा। हेड अगर यहाँ पर फेवरेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1। और टोटल यहाँ पर कितने हैं आपके, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है। इस तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, बट आपको सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट दी जाएगी, तो सिचुएशन को प्रॉपरली समझना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर। इसके बाद कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ इतना ही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 में हमें क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो ये चीज आपको पहले समझ लेनी है कि नॉट ई का मतलब क्या हुआ। तो जैसे लास्ट वाले एग्जांपल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बताई थी, क्योंकि यहाँ पर दो टोटल दो आउटकम थे और एक आपका फेवरेबल था। इसके रिवर्स अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी उस केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस केसेस में हम उन सारे केसेस को काउंट करेंगे जिसमें हेड नहीं होगा, यानी कि वहां पर आपका टोटल एक ही केस बचेगा, दैट इज टेल आना। तो हेड ना आना या टेल आना दोनों चीजें सेम है। तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर वही क्या होगी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये 1/2 कहाँ से आया है, आप इस चीज को ऐसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की जैसे मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन है 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ई। तो नॉट हैपनिंग ई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, 1 माइनस क्या कर देना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक चीज सिंपल सी चीज बताइए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड नॉट ई, उन दोनों का सम डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, नॉट ई क्या होता है, ई के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लोगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। यहाँ पर ये चीज आपकी फिल हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो चीज हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
The probability of an event that cannot happen is zero and such an event is called impossible event. Next क्वेश्चन में चलते हैं. The probability of an event that is certain to happen. ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि डेफिनेटली होनी, सच एन इवेंट इज कॉल्ड. ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट. ये चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, ये चीज क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. ये हो गया. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होगी, 1 होगी. आपको ये चीज ध्यान रखनी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू. तो ये चीज ध्यान रखना है आपको. प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. यानी कि जीरो भी हो सकती है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, और ये चीज लेस देन और इक्वल टू 1 होगी. तो 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी. जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं और एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इस तरह से केसेस जो होंगे आपके वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following experiment have equally likely outcome? Explain. A driver attempts to start a car, the car starts or doesn't start. तो ये definitely equally likely मतलब ये है कि आपके जो आउटकम्स हैं वो इक्वल, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होने चाहिए. तो वो क्या होगा, आपका इक्वली लाइकली होगा. यानी कि ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, यानी कोई ड्राइवर है वो स्टार्ट अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने के लिए किसी कार को, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट्स. तो आप मुझे बताइए, कार स्टार्ट होगी या ना स्टार्ट होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है. तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कार की कंडीशन कैसी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली इक्वली लाइकली नहीं होगा. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्वाइन को अगर टास्क टॉस करते हैं, क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर क्या आएगा, आपका हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. तो ये दोनों इवेंट इक्वली लाइकली है, लेकिन यहाँ पर ये इवेंट जो होगा इक्वली लाइकली नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगा. नेक्स्ट है, प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. ही और सी शूट्स और मिसेस द शॉट. तो वो मिस करेगा, शूट करेगा, ये जो है प्रोबेबिलिटी, ये क्या इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि ये चीज प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करती है. तो प्लेयर की एबिलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर. तो उस फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर करना होगा, जिस वजह से ये क्या होगा, इक्वली लाइकली नहीं होगा. अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका इक्वली लाइकली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर आंसर करेगा ट्रू या फॉल्स को, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो ये डेफिनेटली इक्वली लाइकली हो जाएगा. बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका इक्वली लाइकली हो जाएगा. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो डेफिनेटली क्वाइन को जब आप टॉस करेंगे तो वो एक इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट होता है. वहां पर हेड आएगा या टेल आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और किसी भी फैक्टर पे ये चीज आउटकम्स डिपेंड नहीं करते हैं. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होता है. इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वली लाइकली हो जाएगा. इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है. तो क्या 2/3 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली 2/3 हो सकती है. तो आपसे ये पूछा है कि कौन नहीं होगी, तो हम का आंसर ये नहीं होगा. तो डेफिनेटली ये हो सकती है, तो आंसर ये नहीं होगा. ठीक है, क्या निगेटिव हो सकती है प्रोबेबिलिटी, तो डेफिनेटली निगेटिव कभी नहीं हो सकती. तो इस वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, और ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों केसेस आपके डेफिनेटली हो सकते हैं. तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बी ऑप्शन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बेसिकली फंडामेंटल फार्मूला का यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू को रख देना है कि यानी 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 माइनस 0.05, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0.95। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, तो किसी भी बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है ओनली। मानली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो मानली एक कैंडी को लेती है, ठीक है, बिना बैग में देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो एक सिंपल सी चीज बताइए, जब ऑरेंज कैंडी, आपकी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी प्रेजेंट ही नहीं है बैग में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो स्टूडेंट्स ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की अगर हम बात करें तो वो जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी होंगी आपकी टोटल कैंडीज, मान लीजिए एक्स कैंडी है, तो तब भी क्या होगा, आंसर जीरो होगा, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी यहाँ पर है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो ये डेफिनेटली कोई भी कैंडी को आप लेंगे, यू विल टेक आउट, तो वहां पर आपका क्या होगा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि वहां पर आपकी क्या मिलने वाली है, प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली वन मिलने वाली है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो स्टूडेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी वन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी प्रेजेंट है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो दो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे ना होने की वो है 0.99, टू वॉज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वन से इसको माइनस कर देंगे, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स, और आपको दिया है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है 0.992 है। गेटिंग द सेम बर्थडे का मतलब हो गया 1 - 0.992, तो ये आपका आगे इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.00। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स, हमारे पास तीन रेड बॉल है। बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, तो थ्री रेड बॉल्स है एंड फाइव ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। फाइव ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो रैंडमली हम क्या करते हैं, बैग से बॉल को ड्रॉ करते हैं। तो थ्री रेड बॉल्स है आपके पास, थ्री रेड बॉल है, फाइव ब्लैक बॉल है, ठीक है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को अगर ड्रॉ करते हो यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट द बॉल ड्रॉन इज, जो बॉल ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर रेड होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल आपके पास कितनी है, थ्री है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी हो जाएगी, थ्री, और टोटल आपके पास कितनी है, एट है। इसी तरह से नॉट रेड, अगर आपको नॉट रेड निकालना है, तो स्टूडेंट्स वन माइनस क्या हो जाएगा आपका 3/8, क्योंकि जो रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको अगर हम वन से माइनस कर देंगे, तो 1 - 3/8, यानी यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 5/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नॉट गेटिंग द रेड बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
A box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. तो एक मार्बल को हम क्या करते हैं, रैंडमली लेते हैं. What is the probability that the marble taken out will be red? मार्बल जो होगा वो रेड होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिस्ट कर लो कि 5 रेड मार्बल है आपके पास. देन इसके बाद जो है आपका 8 व्हाइट मार्बल्स है. देन आपके 4 ग्रीन मार्बल्स है. इतनी चीज क्लियर है? ओके. तो आपको रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकाल लीजिए. तो टोटल यहाँ पर होंगे बच्चों 17. अब आपको रेड की अगर निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड मार्बल, तो रेड मार्बल क्या होगा आपका 5/70. इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाइट मार्बल. तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स व्हाइट मार्बल की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 8/70. और अगर हम नॉट ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी या फिर नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो आपकी रेड एंड व्हाइट को ऐड करने पर आएगी. ठीक है, इन्हीं में आपका ग्रीन नहीं हुआ. या फिर आप नॉट ग्रीन की अगर निकालना चाहते हैं तो नॉट ग्रीन के निकालने के लिए सबसे पहले आप ग्रीन की निकाल लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल हो जाएगी आपकी 4/17. ये चीज क्लियर है? ठीक है. इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल. तो जी बार 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीजी हो जाएगा. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 17 हो जाएगा. तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13/17. तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अब पिगी बैंक कंटेन्स, तो पिगी बैंक आप सभी जानते हैं वो कंटेन्स 150 पैसे कॉइन. तो 100 उसमें क्या है, 50 पैसे कॉइन्स है. ठीक है, 51 रुपीज कॉइन. तो यहाँ पर हम लिखते चलेंगे. सबसे पहले 50 पैसे की कॉइन्स कितने हैं, 100 है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख लोगे 50 पैसे की टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 100 है. तो ये नंबर है आपके, बेसिकली नंबर ऑफ कॉइन. और ये आपका कॉइन का जो अमाउंट है. उसके बाद जो है आपका 50 रुपीज 1 कॉइन. तो यहाँ पे रुपीज 1 की अगर हम बात करते हैं तो रुपीज 1 की कितने होंगे, 50 कॉइन्स है. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे 20 रुपीज 2 कॉइन. तो 2 रुपए के जो कॉइन है वो आपके पास कितने हैं, 20 है. देन आगे क्या दिया गया है, देन 10 रुपीज 5 कॉइन. तो रुपीज 5 के कितने कॉइन है आपके पास, 10 है. इतना क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है. इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट ऑफ व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. एक कॉइन क्या होगा, फॉल होगा जब हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे. एक कॉइन डेफिनेटली क्या होगा, फॉल होगा. इसके बाद बैंक इज टर्न्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, यानी कि विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो वहां पर वो जो कॉइन आएगा, एक कॉइन वो 50 पैसे का कॉइन होगा, ये हमें बताना है. ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो गेटिंग 50 पैसा कॉइन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन को ऐड कर लेंगे. टोटल कॉइन कितने होंगे, टोटल कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास 150, 170, 180. तो ये नंबर हो गए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, 180 हो गए. अब हमें 50 पैसे का कॉइन चाहिए. तो यानी 50 पैसे की कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 50 पैसा कॉइन. तो 50 पैसे की हम सबसे पहले टोटल कॉइन को देखेंगे. तो टोटल कॉइन हमारे पास कितने, 100 है. ठीक है. और नीचे आपका आ जाएगा 180. इससे ये कैंसिल आउट, 2 5 जा और 2 9 जा. तो यहाँ पर आ जाएगा 5/9. क्या ये चीज क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा आपका 5/9. अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. तो 5 ₹5 वाला, तो यानी कि ₹5 का ये कॉइन है. तो ₹5 के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ₹5 कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ₹5 कॉइन.
इसका मतलब ये हुआ कि 10 अपॉन में क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी, यानी कि 1/18 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ₹5 कॉइन। तो अब हमें निकालनी है नॉट 5। तो नॉट 5 के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 1 से माइनस कर देंगे, तो 1/1 माइनस, सॉरी, 1 माइनस 1/18, यानी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 17/18। बताइए, इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार इतना नोट कर लीजिए आप। देन हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नॉट गेटिंग द ₹5 कॉइन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। तो गोपी बायज अ फिश। तो आ जाइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के लिए गोपी ने क्या किया है, फिश बाय किया है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। तो जो शॉपकीपर है वो एक फिश को एट रैंडम क्या करता है, लेता है एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। तो फ्रॉम अ टैंक एंड कंटेनिंग 5 मेल फिश, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 5 मेल फिश। इसके बाद जो है 8 फीमेल फिश है, 8 फीमेल। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, जो हमारी मेल फिश है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश। तो फेवरेबल आपके हो गए मेल फिश के नंबर। तो मेल फिश के नंबर कितने हैं, 5, और टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/13 क्या हो जाएगा, आपका मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are equally likely outcomes. तो ये सब क्या है, equally likely outcomes है। What is the probability that it will point at 8? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, हम यहाँ पर काउंट करेंगे सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देयर आर टोटल 8 नंबर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर दिया है इक्वली लाइकली है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एट वन ऑफ द नंबर्स पे ये पॉइंट करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? 8 हमारे पास सिर्फ एक होगा, यानी 8 पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। यानी कि 8 में से टोटल जो 8 आपके सेक्शन है, ठीक है, उनमें ये कहीं पर भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन वहां पर अगर हमें 8, ओनली 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिर्फ 8 की तरफ ये पॉइंट करे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। पहला पार्ट आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर बताइए, यहाँ पर टोटल ऑड नंबर क्या होंगे, 1, 3, 5 और 7। टोटल यहाँ पर 4 ऑड नंबर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो सेकंड पार्ट, भाई 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 7 करेगा, 4 में क्या हो जाएगा, 8। यानी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अ नंबर गेटिंग दैन, अ नंबर ग्रेटर दैन 2। तो 2 से बड़ा नंबर, यानी कि 2 से कितने बड़े नंबर है हमारे पास, टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर है। कितने नंबर है, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 नंबर है, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/। इतनी चीज क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 का मतलब हुआ कि 9 से छोटा नंबर। तो 9 से छोटे नंबर सारे हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली 8/8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगी।
तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 फॉर दिस केस। ओके, कितनी चीज क्लियर है? द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ डाई इज थ्रोन वंस, तो किसी भी डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। तो डाई अब सभी जानते हैं, लूडो के लिए जो आप यूज करते हैं, दैट इज योर डाई। तो उस डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब आपसे आपसे ये बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आप जितने भी आउटकम है उनको सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल यहाँ पर 6 आउटकम है। लेकिन आपसे ये पूछा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितने होंगे? एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा और तीन ये हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास तीन प्राइम नंबर है, तो 3 अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे? 6। 1/2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी सच अ सिंपल चैप्टर। सेकंड जो है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। टू 2 and 6 के बीच में नंबर लाई करे उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? 2 and 6 के बीच में हमारे पास टोटल तीन नंबर लाई करेंगे, 3 4 5। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर टोटल हमारे पास तीन आउटकम हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अगेन प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास तीन है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो 1 3 5, यानी कि अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम है स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास कितने? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितने हमारे पास? 6 है। तो 3/6 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया है कि हर एक पार्ट में आपका आंसर जो है 1/2 आ रहा है। तो ये चीज क्लियर है? तो आपको सिचुएशन को देखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। कार्ड वगैरह आप सभी जानते हैं यहाँ पर टोटल आपके, ठीक है। यहाँ पर 4 सूट्स होते हैं बेसिकली, आपको ये चीज मैं बता देता हूँ। जो आपका कंप्लीट डेक ऑफ कार्ड होगा उसमें 4 सूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो दो कलर होते हैं, दैट मीन्स दो सूट आपका रेड कलर का होगा और दो आपका ब्लैक होगा। तो ये नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, कि यहाँ पर टोटल आपके 52 कार्ड्स हो जाएंगे। तो 26 आपके रेड में आ जाएंगे और 26 ब्लैक में आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? अगर आपसे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो 26/52, यानी कि 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यहाँ पर ड्रॉ किए गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो किंग आपका रेड कलर का कितना होगा? सिर्फ 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 सूट्स हैं और 2 सूट आपके रेड कलर के हैं। तो 2 सूट अगर रेड कलर के हैं तो 2 आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? किंग हो जाएंगे रेड कलर के। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 हो गए। बट वो 2 द किंग ऑफ रेड कलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 54। तो यानी 1 कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। इतनी चीज आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और नंबर ऑफ फेस कार्ड। स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होंगे 12। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होंगे। ये चीज आप लिख लोगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, तो 3 फेस कार्ड होते हैं ईच सूट में, तो टोटल यहाँ पर फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। किंग, क्वीन एंड जैक। तो यहाँ पर आपका फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं डेक में, टोटल फेस कार्ड्स वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड अगर 12 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है कि अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड अगर टोटल 12 है हमारे पास, टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। 4 से कट जाएगा, 4 और 3 और ये 13, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/13। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड अब आपके पास कितने होंगे? यहाँ पर 12 में से 6 जो होंगे वो रेड फेस कार्ड होंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पार्ट नंबर 3 की, तो टोटल 6 फेस कार्ड है और 52 आपके टोटल केसेस हैं। तो 3 2 जा 6, 2 से जाएगा ये कैंसिल आउट एक्चुअली, 2 3 जा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 26। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3/26। इतनी चीज आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जैक्स ऑफ हर्ट्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो जैक ऑफ हर्ट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट को निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट एक होगा, क्योंकि ईच सूट में आपका हर्ट एक सूट है सिंग, उसमें एक जैक होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी कितने होंगे? 1 में क्या हो जाएगी? 52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है। चलो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल सी चीज है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स स्पीड के 13 और 52, तो ये हो जाएगा 1/4। हाँ, सिंप्लीफाई करते जाना है। क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें, तो क्वीन ऑफ डायमंड सिर्फ एक होगी, यानी कि 1 में क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो इस तरह से ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 5 कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर टोटल आपके पास कितने? 5 कार्ड को कंसिडर किया गया है। पहला जो है वो आपका द 10, यानी कि जो 10 है वो लिया गया है। फिर जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस ऑफ डायमंड है। ठीक है, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, तो उनको फेस डाउनवर्ड करके क्या किया जाता है? सफल किया जाता है। इसका मतलब 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को आप क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो सिंपल सी चीज है कि क्वीन का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, टोटल हमारे पास 5 कार्ड है, तो पहले का आंसर क्या होगा? 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो एक क्वीन को जब हमने ड्रॉ किया है और उसको साइड में रख देंगे, तो पुट असाइड यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? एस हमारे पास सिर्फ एक है, 1 बाई कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 हो जाएगी। क्वीन की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिर, तो 1 बाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर बेसिकली आपको सिचुएशन को समझना है कि जो एस है वो आपका क्या रख दिया गया है? साइड में रख दिया है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 4 है। अगर 4 है तो इस तरह से हम 1/4 और 1/4 इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखते हैं सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रही है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड। तो 12 डिफेक्टिव जो पेन्स हैं उनको क्या किया गया है? एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया गया है विद 132 गुड वेल। तो हमारे पास 132 गुड वेल्स थे, उसमें हमने क्या किया है? 12 को मिक्स कर दिया है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन
एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। इस तरह से ये पॉसिबल नहीं होगा। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस स्लॉट, तो एक पेन को हम उठाते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको गुड पेन की। उसके पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पेन निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द लॉट, इन द लॉट। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द लॉट कितने हो जाएंगे? आपके पास 12 पहले से डिफेक्टिव थे और 132 आपके पास गुड थे। टोटल नंबर ऑफ पेन हो जाएंगे 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 144। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पेन्स कितने हो जाएंगे? 144। बट हमें लॉट से गुड पेन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द गुड पेन ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके टोटल नंबर ऑफ गुड पेन। यहाँ पर आएगा सबसे पहले 132 और नीचे हो जाएगा 144। तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 3 12, 4 3 12, 4 2 4 3 12 और 2 4 6 तो 3 से और जाएगा 11 और ये 12। यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा आपका 11 बटे में 12। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द गुड पेन फ्रॉम द लॉट। तो ये चीज क्लियर है आपको? तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो आपके पास सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है कि 20 बल्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, तो एक बल्ब को हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमारे पास टोटल 4 डिफेक्टिव थे, 4, दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो ये बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब आपके पास कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो द करेक्ट आंसर वुड बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज सपोज द बल्ब ड्रॉन इज इन बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो जो हमने बल्ब को ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको हम रिप्लेस भी नहीं कर रहे, इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। एक बल्ब हम अब बाकी में से निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो रिप्लेस अगर आप नहीं करोगे, दैट मीन्स एक बल्ब आपने ड्रॉ कर लिया है और उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 20 थे, एक आपने निकाल लिया तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है। अब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, लेकिन जो चीज हमने निकाल ली है हमें वो चीज पता है कि वो नॉट डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव है तो 16 हमारे पास टोटल पहले थे नॉट डिफेक्टिव, लेकिन एक हमने और कम कर दिया है। अब टोटल हमारे पास नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे? 15 होंगे। तो 15 आपके पास नॉट डिफेक्टिव है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि एक बल्ब को हमने निकाला है, हमें पता चल गया है कि ये नॉट डिफेक्टिव है, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है। अगर हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है तो अब लॉट में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो होंगे वो 19 होंगे, और एक हमने जो निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था। तो वहां से अगर हमने उसको रिप्लेस नहीं किया है तो अब हमारे पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स एक कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 बटे में 19, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर समझना। तो दोनों में एक एक बेसिकली कम कर दिया गया है, तो ये आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, तो एक डिस्क को हम एट रैंडम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर जो है 1 से 90 तक किया गया है. 1 से 90 तक अगर यहाँ पर नंबर किया गया तो हमें 2 डिजिट वाले डिस्क हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. आप टोटल 2 डिजिट के नंबर को फाइंड करिए. सबसे पहले 1 से 90 तक. तो अगर आप ध्यान दोगे 1 से 9 तक आपके पास सिंगल डिजिट के हैं. उसके बाद 11 से लेकर 90 तक डबल डिजिट के हैं. तो 11 से 90 तक कितने हो जाएंगे? टोटल 81 नंबर हो जाएंगे. क्यों? सॉरी, 10 से 90. 10 से 90 तक आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 1 से 90 तक 90 होते हैं. 1 से 90 तक टोटल नंबर 90 होते हैं. उनमें से हमने सिंगल डिजिट वालों को बाहर किया, तो सिंगल डिजिट वाले हमारे पास कितने? 9. तो 90 माइनस 9, ऐसे इस चीज को समझो. तो 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 81. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 81 अपॉन में 90 हो जाएगा. इतनी चीज क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको बेसिकली क्या करना है? 1 से 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, देन आपका 4 हो जाएगा. तो इस तरह से आपको बेसिकली मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे. तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद जो है आपका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 8 का स्क्वायर 64, देन लास्ट वन इज 81. तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बियर करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बेसिकली हम लोगों ने लिस्ट कर लिया. अब हम देखेंगे यहाँ पर टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं. तो 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके कितने आने वाले हैं? यहाँ पर 9 आने वाले. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पर सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए. ये परफेक्ट स्क्वायर आप भी बना सकते हो, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. बस आपको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को मैन्युअली नोट डाउन करना है फ्रॉम द 1 to 90. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 9 है, और टोटल 90 है, और हमारे पास फेवरेबल कितने हैं? 9. तो 9 वन जा और 9 टेन जा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी. ये चीज क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया. अ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो आपको 1 से लेकर 90 तक टोटल नंबर ऑफ नंबर्स को फाइंड करना है दैट आर डिविजिबल बाय 5. तो डिविजिबल बाय 5 को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले जो 5 से डिविजिबल नंबर मिलेगा वो आपका 5 मिल जाएगा. ठीक है. देन आपका क्या मिलेगा? 10 मिलेगा. तो इस तरह से आपको 90 तक फाइंड करना है. तो फर्स्ट नंबर होगा 5, देन होगा 10, देन होगा आपके पास 15, देन होगा 20, देन होगा 25, देन होगा आपके पास 30. इतनी चीज क्लियर है? 30. देन हमारे पास इस तरह से हमें ये चीज पता चल रही है कि 2 2 का हमारा यहाँ पर सिस्टम बन रहा है. तो 2 2 का अगर सिस्टम बन रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आपके कितने हो जाएंगे? अप टू 90. तो 2 इंटू 9, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने होने वाले हैं? 18 होने वाले हैं. तो यहाँ पर टोटल 18 हो जाएगा. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 5. तो डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे? 18 डिवाइडेड बाय कितनी होगी? 90. काट देंगे इसको. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5. ये चीज क्लियर है. चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ चाइल्ड हैज अ डाई
whose six faces show the letters as given below. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर आपके पास 5 है और ए आपके पास सिंगल है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की 1/5 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डी, डी के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5 हो जाएगी। ए क्लियर है? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, आई होप नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure 14.6, NCERT का 14.6 figure, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, दैट इज कि यहाँ पर ए बी सी डी ई तक तो ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जिस वजह से ये आंसर इसका नहीं होगा। और यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है स्टूडेंट, ए इंक्लूड कर देना है और ए इंक्लूड करना है एक यहाँ पर बेसिकली। इस तरह से एक बॉक्स और बनाएंगे और एक, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल हमारे पास ए 2 है और 6 टोटल, यानी कि 1/3 होगी। नेक्स्ट है गेटिंग द डी, तो सेकंड वाले में 1 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 6 है, तो 1/6 हो जाएगी। तो द आंसर वुड बी 1/3 एंड 1/6। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका रेक्टेंगल है दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 × 2, तो 3 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एरिया से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या होगा कि जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। इस एरिया में फॉल करेगा तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम जो पर्टिकुलर हमारा प्रोबेबल एरिया है उसको हम लोग फेवरेबल मानेंगे और जो टोटल एरिया है उसको टोटल मानेंगे। अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे किया जाता है, टोटल एरिया स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो सर्कल पे गिरेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1, तो जो सर्कल पे गिरेगा वो हमारा फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल सर्कल में अगर गिरेगा तो यहाँ पर एरिया को फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आप सभी जानते हैं पाई × 1 का स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी पाई हो जाएगी। सॉरी पाई यहाँ पर डायमीटर, सॉरी 1 डायमीटर है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, रेडियस हाफ हो जाएगी यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर पाई अपॉन में 4 और अपॉन में 6। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल और ये हो गया टोटल पाई/4/6 यानी पाई/24। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, बस ये एरिया से क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ पर फॉल करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन कि a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective, तो ये defective based question and the other are good। तो 144 में से आपके 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी गुड है। 144 में 20 डिफेक्टिव हो गए तो गुड कितने हो गए आपके पास, गुड पेन्स का नंबर हो जाएगा 144 माइनस 20, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 124 क्या होगा आपका गुड पेन का नंबर हो जाएगा। डिफेक्टिव के कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। तो डिफेक्टिव के कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है,
तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इट इज डिफेक्टिव। तो नूरी जो है वो पेन को बाय करेगी अगर ये अच्छा होगा, और नहीं अच्छा होगा तो नहीं बाय करेगी। ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट्स टू हर। शॉपकीपर इन एट रैंडम क्या करता है, ड्रॉ करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय। तो सी विल बाय का मतलब ये हुआ कि हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी ही उसके बाय करने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो 124 गुड पेन है। तो 124 हमारे पास टोटल गुड पेन, और टोटल यहाँ पर कितने होंगे। तो इसी को सॉल्व करना है। तो 4 से 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा और 4 6 जा 31/36 होगी कि सी विल बाय द पेन। 31/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी सी विल बाय। अगर हमें नॉट बाय निकालना है तो नॉट बाय हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी यहाँ पर। तो 1 माइनस 31/36। तो नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/36। या फिर आप वैसे भी कर सकते हो कि बैड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, या डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी अदर 20 अपॉन में कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल आपके 144। सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी आपके, 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, ये चीज क्लियर है। चलिए टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पर रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में बेसिकली क्या था कि टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन इन द एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल 13 आप अपनी एनसीईआरटी बुक का देख लोगे। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या दिया गया है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखना है। तो स्टूडेंट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आप यहाँ पे लिस्ट कर लोगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और 1 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 हो जाएगा। आपको एक को फिक्स करना है और 1 2 3 4 5 6 तक जाते जाना है। फिर 2 3 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 1 4 1 5 1 6 1, और यहाँ पर लास्ट में 6 6। ओके। तो अब आपको क्या करना है, टेबल को फिल करना है। तो आप मुझे बताइए कि जो 3 है वो कैसे आ सकता है। स्टूडेंट्स आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पॉसिबल आउटकम को हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, टेबल को कंप्लीट करेंगे। अगर हम 3 की बात करते हैं कि जो सम है वो 3 आना चाहिए, तो 3 सम कब कब आ सकता है, आप सिंपल सी चीज बताइए कि 3 जो सम है आपका सिर्फ और सिर्फ कब आ सकता है। तो 1 एंड 2 में आ जाएगा आपका 3 सम। इस वाले में दोनों डाई में अगर हम सम की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे तो ये आपका 2 1 में आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 होगा तो 2 1 और 1 2 दो केसेस हो जाएंगे, 2 1 और 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउट ऑफ 36, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, इस तरह से आपके टोटल 6 रोज में 6 केसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 टाइम्स आ जाएगा। तो 6 इस तरह से अगर आपका 6 टाइम्स आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे आपके 36। टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर 36 है जिसमें आपके 2 फेवरेबल हो जाएंगे, तो 2 अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बताइए, इस तरह से आपको टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट वाले में हम लोग चलेंगे कि सम 4 कब आ सकता है। तो सम 4 आ सकता है 1 3, और नेक्स्ट जो होगा अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 2 4 2 और 5। नेक्स्ट में आ जाएगा 3 1 3 2 3 3
3 4, 3 5 और 3 6। इसी तरह से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। तो यहाँ पर बेसिकली आपका 4 6 आएगा। देन नेक्स्ट जो केस बनेगा उसमें आ जाएगा आपका 5 1 5 2। देखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और जो लास्ट होगा वो हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ केसेस को राइट डाउन कर लिया जिससे आपको ऑब्जर्व करने में इजी रहेगा। तो अब आपका सम 4 आना चाहिए। तो जब बताइए सम 4 कब आ सकता है, जब 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 वाला बता दिया है, तो यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 2 और 2 भी सम 4 देगा हमें। क्या और कोई केस पॉसिबल है? तो यहाँ पर डेफिनेटली 3 टोटल केसेस हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। तो इस तरह से टेबल को फिल करना है। यहाँ पर अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 हमें कब कब मिल सकता है, ये चीज आप देख सकते हो कि 5 हमें कब मिलेगा। 1 4 जब होगा तब मिल जाएगा, 4 1 होगा तब मिल जाएगा। तो टोटल अभी 2 केसेस हमें मिले। 3 एंड 2 होगा तब मिल जाएगा, 2 एंड 3 होगा तब मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 केसेस आ गए। और कहीं मिलेगा हमें 5 और कहीं 5 नहीं मिलेगा। तो टोटल वी गॉट द 4 केसेस। तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 36। इस तरह से इस टेबल को जो यहाँ पर दी गई है इसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ये चीज ये समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा होगा केस दैट इज कि सम हमारा 6 आना चाहिए। तो 6 सम कब आ सकता है, 6 तब आ सकता है जब 5 और 1 हो, 5 1, 1 और 5 हो। तो 5 1 हमारा एक हो गया, देन 1 5 हो गया, देन आपके पास 4 एंड 2 भी है, देन 2 एंड 4 भी है, देन आपका क्या है 3 एंड 3 है। तो आप देख रहे हो टोटल हमारे पास कितने केसेस हो रहे हैं, 5 केसेस हो रहे हैं। तो टोटल देयर आर 5 केसेस जिसमें आपका जो सम है वो कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। इस तरह से इसको फैल करना है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5/36। अब हम बात करेंगे 7 की। तो 7 हमारा कब आ सकता है, हमारा 7 जब 6 1 होगा तब आ सकता है, जब 1 6 होगा तब आ सकता है, जब 4 3 होगा तब आ सकता है, जब 3 4 होगा तब आ सकता है, जब 2 5 होगा तब आ सकता है, जब 5 और 2 होगा तब आ सकता है, जब 6 1 होगा तब आ सकता है। ये तो हमने कर लिया है 6 1। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो क्लियरली देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 36 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो 7 की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे 8 की। 8 कब कब आ सकता है। इसी तरह से 8 हमारा 5/36 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसी तरह से क्या आप रिमेनिंग कर सकते हो 9 10 11 12। तो 9 कब आ सकता है, जब 3 एंड 6 होगा, 6 एंड 3 होगा, तब 9 आ सकता है। ठीक है, और किस में आ सकता है 5 एंड 4, 4 एंड 5 में 9 आ सकता है। देन इसी तरह से 10 आपको निकालना है, 6 4 4 6 5 5। आपको 11 भी ऐसे ही निकालना है। तो ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर 1/11 की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या ये प्रोबेबिलिटी सही होगी। तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही नहीं होगी। और उसका रीजन स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर जितने भी आपके केसेस हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि जो दूसरी डाइस है उस पे क्या आ रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इक्वली लाइकली यहाँ पर स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? ये
आर्गुमेंट से हम एग्री नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रीजन ये होगा कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 23 क्वेश्चन। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its। तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 23, 24, 25, 3 questions I am giving you for homework। तो दिस वाज ऑल फॉर द प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।